स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले जानेंगे ये प्रकाश क्या है। तो प्रकाश का वैसे सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो प्रकाश जिसके सहारे किसी वस्तु को हम देखते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी प्रकाश की। और इसे प्रकाश का लॉन्ग डेफिनेशन देखोगे तो बहुत बड़ी है। तो सबसे पहले मेन हेडिंग से जो है शुरू करते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है। प्रकाश का परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन यह क्या है। परावर्तन मतलब टकराना, टकराव। तो इसका अर्थ है कि जब प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर जब प्रकाश की किरण किसी जो है चमकीले सतह से टकराकर वापस लौट आती है जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में जो है एक शीशा रखा हुआ था, उसमें टकरा के फिर उसी माध्यम में वापस लौट आई है। तो इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस लौट आती है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन मतलब होता है टकराव चमकीली सतह से। मान लीजिए शीशा ऐसे ही लिखा जाता है शीशा। तो मान लीजिए एक शीशा है, ये शीशा लगा हुआ है। अब एग्जाम्पल से समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। ये शीशा लगा हुआ है और ये आई मतलब इंसिडेंट रे, मतलब ये जाने वाली किरण, ये जो है प्रकाश की किरण जा रही है। अब इस शीशे से टकराई और टकरा कर देखिए पुनः वापस लौट आई। आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। आपतित मतलब जाने वाली किरण, परावर्तित मतलब लौटने वाली किरण। तो यही है। तो इसी हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब किरण जाती है चमकीले सतह से टकरा के वापस लौट आती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का क्या कहा जाता है, परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण जाती है और चमकीले सतह से, ये चमकीला सतह है, इस चमकीले सतह से टकराती है और इस चमकीले सतह से टकराने के बाद में वापस लौट आती है, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल भाषा में यही है कि परावर्तन मतलब टकराव। जब प्रकाश की किरण किसी शीशा अथवा चमकीले सतह से टकराती है तो प्रकाश वापस लौट आता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपने रियल लाइफ में भी ऐसा करके देखा होगा। आपने शीशा आप लेके खड़े हो जाइए धूप में और उसके बाद में आप देख सकते हैं, पूरा मजा ले सकते हैं प्रकाश के परावर्तन का। तो यही था प्रकाश का परावर्तन। इसका नियम भी मैं आपको बता दूंगा। परावर्तन का नियम यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम, उसको समझने के लिए ये डायग्राम मेरे आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर जो है जितने नियम हैं, जो दोनों नियम हैं, उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये दोनों नियम आप रट रहे हो तो बहुत बेवकूफ हो। पहले इसको डायग्राम को समझिए। तो डायग्राम में देखिए ये एक किरण है, ये आपतित किरण। आपतित मतलब आने वाली प्रकाश की किरण, मतलब एक प्रकाश की किरण आएगी। अब ये जो है ये समतल है, ये मान लीजिए शीशा है, शीशा ही समझ लीजिए। एक शीशा है, बड़ा सा शीशा ऐसे बिछाया हुआ है, तो ये शीशा है, ये समतल है। तो जब आपतित किरण ऐसे आएगी, मतलब जब किरण आएगी इस शीशे से टकराएगी फिर वापस लौट जाएगी। आपतित आने वाली, आ माने आना, आ मान मतलब आपतित। तो आपतित किरण को कहते हैं आने वाली किरण। और परावर्तित मतलब जाने वाली किरण। आपतित मतलब आने वाली किरण, परावर्तित मतलब जाने वाली किरण। एक किरण ऐसे आई और यहाँ शीशे पे इस बिंदु पे टकराई और ऐसे वापस लौट गई, तो इसे आपतित किरण कहेंगे और इसे परावर्तित किरण कहेंगे। और जिस बिंदु पे वो टकराई गई है उस पे एक लंब खींच देंगे, उसको हम कहेंगे अभिलंब। जिस बिंदु पे टकराई है, ये प्रकाश की किरण आई और जिस बिंदु पे टकराई उसे हम कहेंगे अभिलंब। और जो बिंदु है उसे हम कहेंगे आपतन बिंदु। इतनी तीन चीजें जो है, इतनी जो चीजें आपने समझ लिया, ये चार चीजें जो है आपने समझ लिया तो आपका खेल खत्म, मतलब आपका काम हो गया। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। जब कोई किरण आई और किसी जो है शीशे से, शीशा है ये कोई समतल है, शीशे से टकराई और टकरा के ऐसे वापस लौट गई, मतलब परावर्तित हो गई, परावर्तित किरण बन गई, तो उसे जो है जिस बिंदु पे टकराई उसको आपतन बिंदु कहा गया। और जहां लंब खींचा गया बिंदु पे उसे अभिलंब कहा गया। इतनी चीजें आपने यहाँ पे समझ ली होगी। अब समझते हैं इसका नियम। तो पहला नियम इसका कहता है, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देखिए इस बोर्ड, ये बोर्ड एक तल है ना, ये बोर्ड एक तल है, ये दो विमीय तल है, ये बोर्ड एक दो विमीय तल है। देखिए इसमें यक्स है, ये यक्स है और ये वाई है, ये यक्स है, ये वाई है। इसकी लंबाई यक्स हो गई, इसकी जो ऊंचाई है, चौड़ाई है, ये वाई हो गई। तो ये देखिए बोर्ड जो है एक तल है। अभी देखिए इस बोर्ड में ही परावर्तित किरण आ चुके हैं, आपतित किरण आ गया है और अभिलंब आ गया है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, एक ही तल में। अभिलंब ऐसे बाहर तो नहीं जा रहा है ना, अभिलंब भी ऐसे चपका हुआ है, परावर्तित किरण भी ऐसे चपकी है और जो है
आपतित किरण भी ऐसे चपकी है, यानी ये जो किरणें हैं ये आपस में इसी में चपकी हुई हैं, यानी एक ही तल में है, इसी बोर्ड वाले तल में है ना। ये बोर्ड एक रूप में एक तल है, ये बोर्ड एक रूप में एक तल है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पहला नियम है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, मैं बोल रहा हूँ आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरी चीज, ये देखिए आपतित किरण है तो अभिलंब के साथ जो एक कोण बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। इसे आई से डिनोट करते हैं। आई मतलब होगा यहाँ आपतन कोण, यहाँ पे लिख दीजिए नीचे आपतन कोण, आपतन कोण। और जो ये अभिलंब के साथ जो ये परावर्तित किरण बना रही है, मतलब आर रिफ्लेक्टेड किरण बना रही है, रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, उसे आर कहेंगे। आर मतलब आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये हो जाएगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम, पहला तो हो गया, पहला क्या है कि तल वाली बात हुई कि जो जितनी चीजें हैं वो सारे एक ही तल में होते हैं। इतना आप दिमाग में बसा लीजिए कि जो डायग्राम बनाया हूँ एक ही तल में बना है, दो तल में नहीं बना है। दो तल का अर्थ होता है कि एक आपके कैमरे के अंदर जाता हुआ एक कोई यक्ष होता या अभिलंब होता, ऐसे अभिलंब आपके अंदर ऐसे जाता हुआ होता तो उसे हम कहते हैं कि ये दो तल में बना है। लेकिन अभी फिलहाल एक ही तल में बना है, मैंने एक ही बोर्ड पे बना दिया है, दो बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ी ना, एक ही बोर्ड में मैंने बना दिया परावर्तित किरण आपतित किरण आपतन बिंदु। तो इसे हम क्या कहेंगे कि एक ही तल में है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही बिंदु में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इतना समझ लीजिए बस, इतना समझ लेंगे बस आपका हो जाएगा। तो अब ये हो गया। अब सेकंड नंबर बात करेंगे आपतन और परावर्तन कोण के बीच में कुछ रिलेशन है। कोण आई बराबर होता है कोण आर। जिस एंगल से आके टकराएगी अभिलंब के साथ, जो एंगल बना के जो है किरण टकराएगी, उसी एंगल उसी कोण के साथ वो वापस लौट जाएगी। जिस एंगल के साथ वो टकराएगी उसी एंगल के साथ वो वापस लौट जाएगी। जो किरण है आपतित किरण, आपतित किरण जब आपतन बिंदु पे टकराएगी और अभिलंब से जो कोण बनाएगी आई, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही आप याद कर लीजिए कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऐसे चित्र बना के दे देंगे और यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री और पूछेंगे आर मतलब परावर्तन कोण का मान बताइए। अब जिसको भैया ये याद है, जिसको पता है, वो तो तुरंत सिंपल कह देगा कि कोण आर बराबर 60 डिग्री और ब्रैकेट में लिख देगा कि चूंकि आपतन कोण जो है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसीलिए आई बराबर आर, कोण आई बराबर कोण आर और 60 डिग्री लिख के चलाएगा। तो जितने एंगल से टकराती है उतने एंगल से टकरा के वापस लौट जाती है। जिस एंगल पे टकराती है उसी एंगल से वो वापस लौट जाती है। यही आपको समझना है, बस यही समझने वाली बात है। तो पहला नियम यही होगा कि आपतित किरण जो है और अभिलंब जो है और जो परावर्तित किरण है ये तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बस यही परावर्तन का नियम है और कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस। अगली हेडिंग है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब ये क्या है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं? तो गोलीय दर्पण आपने पढ़ा होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो मैंने यहाँ पे उत्तल दर्पण बना रखा है। अब गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं में कुछ आएगा, जैसे ध्रुव आएगा, फोकस आएगा, फोकस दूरी क्या है होती है, ये सारी चीजें आएंगी। यदि ये सारी चीजें आप जानते हो तो वीडियो मतलब आगार दीजिए, अगला टॉपिक पढ़िए। लेकिन अब नहीं जानते हो तो इसको कंप्लीट देखिए, आपको एकदम 100% समझ में आ जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ध्रुव की, ध्रुव यानी पोल की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ध्रुव की। ध्रुव मतलब पोल, पोल की हम बात करेंगे। ध्रुव यानी पोल, पोल की बात करेंगे। तो यहाँ पे पोल क्या होता है? तो देखिए जो गोलीय दर्पण है, ये जो गोलीय दर्पण है, जो गोलीय दर्पण है, जो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, देखिए ये परावर्तक तल है, ये परावर्तक जहां से परावर्तन हो सकता है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। कहीं कहीं किताब में ऐसे ऐसे पीछे कलई कर रखी होगी तो वो भी 100% सही है। मतलब ये जो है इसके मध्य बिंदु को, ये पूरा जो है इसके मध्य बिंदु को, इसके मिडिल पॉइंट को हम ध्रुव कहते हैं। इसे जनरली पी से डिनोट किया जाता है। ओके, पी से इसको हम डिनोट करते हैं, पी से लिखा जाता है, इसको पी से लिखा जाता है। पी मतलब पोल, पोल मतलब ध्रुव। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ध्रुव क्या होता है, आपको यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो परावर्तक तल, ये देखिए ये जो तल है ये परावर्तक तल है। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सिंपल नंबर है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो वक्रता केंद्र को समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे दर्पण आया कहाँ है।
तो ये दर्पण जो है गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग है। तो इसको मैं सिंपली ऐसे ड्रा कर ले रहा हूँ, एक गोला, एक जिस गोले से आया हुआ है उस गोले को मैं यहाँ बनाए ले रहा हूँ। वैसे आर्ट इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया हूँ। तो देखिए ये जो दर्पण है वो जिस भी गोला है, मैंने उस गोले को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे लिखना है, समझना ये है कि जो दर्पण है जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र, अब इस गोले का केंद्र होगा ना, यहाँ पे मान लीजिए केंद्र है सी, तो इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे आपने यहाँ वृत्त बनाया होगा ऐसे प्रकार रख के फिर ऐसे ऐसे खींच दिया होगा, तो इसको हम क्या कह देते थे, केंद्र कह देते थे। ये तो सिंपल है ना। तो उसी तरह ये जो दर्पण है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण ये दर्पण है, ये जिस खोखले गोले का भाग है, ये जो है एक खोखला गोला था उसको कट करके दर्पण बनाया गया है। एक खोखला गोला रहा होगा उसको हमने कट करके ऐसे कट करके यहाँ से इतना हटा दिया है और ये जो है दर्पण बना लिया है। दर्पण है ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र, ये दर्पण, ये वाला दर्पण भैया, ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। यदि आप ढंग से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको लिखने की और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड नंबर बात करते हैं। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? तो सिंपल है, त्रिज्या मतलब जैसे कोई गोला हो या समझ लीजिए कोई वृत्त है, वृत्त का सेंटर ये सी है और एक यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए एक पी है। यहाँ पे ये देखिए यही वाला चित्र, मान लीजिए सेंटर सी है, एक वृत्त है, सेंटर सी है और इसके बाजू में ये देखो पी है, इसके परिधि पे एक बिंदु पी है। तो सी और पी को मिलाने वाली रेखा के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आपको सिंपली लिख देना है कि वक्रता केंद्र यानी सी एंड ध्रुव यानी पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बस इतना ही आपको वहां पे लिख देना है। अब अगला है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? तो मुख्य अक्ष भैया देखिए, मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष नाम से ही एक प्रिंसिपल एक्सिस, तो यही देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली एक रेखा, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक सीधी रेखा या वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली एक सीधी रेखा को हम जो है मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा अथवा वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा, आप जो भी समझना चाहें, जो भी लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली एक रेखा उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ होगा। तो इसके लिए मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूँ कि जो ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस की बात हो रहा है, तो मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम पीए लिखे दे रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष इसी के समांतर कोई रेखा यहाँ जाए, ये दर्पण में जाए और परावर्तित होने के बाद में जिस बिंदु से होकर जाए उसे ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इसको भैया किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इसके समांतर, ये थोड़ा समांतर नहीं है यार, ये एकदम समांतरा पटरी प्रकार से बनाएंगे तो वहां पे सब अच्छे से बनेगा। तो समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो फोकस आपको समझ में आ चुका होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु को काटती हुई, चीरती हुई आती है उसे हम फोकस कहते हैं, उसे मुख्य फोकस। आप फोकस कहिए, मुख्य फोकस भी लिख के पूछ सकते हैं, मुख्य फोकस भी पूछ सकते हैं। अब फोकस दूरी, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल एफ से, इसे स्मॉल एफ से। तो फोकस दूरी क्या होती है? तो ये मुख्य फोकस और ध्रुव यानी एफ एंड पी के बीच की दूरी, एफ एंड पी के बीच की दूरी, इसके बीच की जो दूरी है उसे ही हम मुख्य फोकस कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से, फोकस दूरी कहते हैं, इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो यही थे, इतनी परिभाषाएं थी, 6 परिभाषाएं थी। इन 6 में से 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। तो ये तो भाई एग्जामिनर के ऊपर है कि वो किस तरह क्वेश्चन पेपर डिजाइन करते हैं। तो इसलिए आपको पूरा का पूरा समझना है, यहाँ रटना नहीं है। फिजिक्स रटोगे तो फिर कुछ दिन में भूल जाओगे, लेकिन समझ लोगे तो हमेशा याद रहेगा। आप यहाँ 10th में पढ़ लोगे फिर ही 12th में काम देगा। सारी जगह यही सारी चीजें हैं, वहां सब काम देगा।
तो एक एक सीक्वेंस में होता है। 10th का सिलेबस 12th में होता है, 9th का 11th में। तो उस तरह सीक्वेंस में आप ऐसे पढ़ते जाइए ढंग से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यही ये सारी चीजें यहाँ नहीं पढ़े रहोगे तो 12th में जाके प्रॉब्लम होगी। अरे यार 12th में प्रॉब्लम ना हो और आपको 10th में अच्छे नंबर भी लाने, तो इसीलिए अभी से पढ़ो। पढ़ना तो है ही, चाहे आज पढ़ो चाहे कल, तो इसीलिए अभी पढ़ो।